और अब बात करते हैं खबरों की। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। हरियाणा जम्मू कश्मीर चुनाव में चला सीएम का जादू। सीएम योगी का चुनावी नतीजों में जबरदस्त स्ट्राइक रेट रहा और हरियाणा में 14 जनसभाओं के लिए 13 में जीत मिली है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जमकर जादू चला है। जम्मू कश्मीर में 5 सीटों पर किया प्रचार, 4 में बीजेपी जीती है। तो ये एक बार फिर सीएम योगी की छवि को और भी ज्यादा दमदार बनाते हुए अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों ही जगह चुनाव जो है वो संपन्न हुए। और ऐसे में अगर हम बात करें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दोनों राज्यों में जाकर रैलियां की, जनसभाएं की, जिसमें उनका जबरदस्त जादू जनता पर, जिसका फायदा बीजेपी को एक बार फिर से। और अगर हम बात करें तो हरियाणा में 14 जनसभाओं के जरिए 13 में जीत हासिल की है। 14 जनसभाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की, 13 सीटों पर जीत मिली है। वहीं अगर हम जम्मू कश्मीर की ओर रुख करते हैं तो 5 सीटों पर प्रचार किया, जहां 4 बीजेपी के खाते में। तो लखनऊ से यह जानकारी सामने आ रही है और सीएम योगी का चुनावी नतीजों में जबरदस्त स्ट्राइक रेट रहा है। जिस तरीके से हम देखें तमाम चुनावों में सीएम योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक के रूप में सबसे आगे आते हैं, वैसे ही एक बार फिर उनका ये जादू जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों ही राज्यों में बढ़ चढ़कर चला है। बतौर स्टार प्रचारक अपनी भूमिका निभाते हुए और बखूबी उन्होंने लोगों के बीच अपना संबोधन दिया और लोगों के ऊपर अपने छाप भी छोड़े हैं। और इसी का फायदा अगर हम देखें तो बीजेपी को हुआ है। तो लखनऊ से यह जानकारी। हरियाणा जम्मू कश्मीर चुनाव की हम बात कर रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जादू यहां भी देखने को मिला। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियों का दमदार जादू यहां देखने को मिला और बीजेपी को एक बार फिर से बड़ा फायदा सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियों का। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर यूपी अनिल पाठक हमारे साथ जुड़ गए। अनिल जी, अगर हम देखें सीएम योगी आदित्यनाथ का जादू एक बार फिर से हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो है चला है। हाँ, जम्मू कश्मीर में हम मान सकते हैं कि जीत बीजेपी को जरूर नहीं मिली, लेकिन जो पाले की बात करें, जिन जिन जगहों पर उन्होंने रैलियां की है, वहां अधिकतर सीटें बीजेपी के खाते में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, लेकिन उनकी जो चेहरे की चमक है वो हिंदी पट्टी में पूरे देश में देखने को मिलती है। चाहे जम्मू कश्मीर का मामला हो या फिर हरियाणा का, यहाँ पर जो परिणाम आए हैं वो काफी हद तक जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पक्ष में है। योगी आदित्यनाथ जहाँ भी गए हैं वहाँ बम बम हुआ है, जय श्री राम का उद्घोष लगा है और भाजपा की नैया पार हुई है। अब अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, जहाँ पर भाजपा को सफलता तो नहीं मिली है जी, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर 4 विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां की थी। वो चारों सीटें जो हैं वो भाजपा की झोली में गई हैं और कमल खिला है। अब बात करें अगर हरियाणा की, तो यहाँ पर 14 सीटों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया था, जिसमें 9 सीटें जो है वो भाजपा के खाते में गई हैं। कमल खिला है और उत्तर प्रदेश का जो है वो नाम भी किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे का दमदार जो उनका ये नारा था, काफी हद तक काम किया है। हाँ, बेशक जो ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो चेहरा है वो हिंदुत्व का चेहरा है और उसी हिंदुत्व के दम पे जो है मुख्यमंत्री पूरी दमदारी के साथ अपनी चुनावी सभाओं में ये कहते हुए नजर आए कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। और ये मूल मंत्र उनका काफी कामयाब रहा। जहां पर भी गए उन्होंने हिंदुत्व का जो है वो झंडा बुलंद किया और हिंदुत्व के दम पर जो है भाजपा का कमल खिला, वो चाहे जम्मू कश्मीर हो या फिर हरियाणा हो। बिल्कुल अनिल जी, अगर हम हरियाणा की बात कर ले तो जिस तरीके से 8 अक्टूबर को ये रिजल्ट परिणाम चुनाव के सामने आए, सुबह अगर हम देखें तो काफी समय तक ये लग रहा था कि
बीजेपी शायद यहां अपनी बढ़त नहीं बना पाएगी, सत्ता जाएगी। लेकिन फिर अचानक से जो बदलाव हुआ सबके लिए, पूरे देश के लिए कहीं ना कहीं देखिए हैरान कर देने वाला रहा। अचानक से जो है बाजी पलट गई और फिर से बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई। और सबसे हैरत की बात यह है कि जिन 14 जनसभाओं को सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था, वहां 13 जगह पर जीत हासिल हुई। अब बेशक जो ही लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो इंडिया गठबंधन ने जो है वो दलित वोटरों में अपनी पैठ बनाने की कोशिश की थी और काफी हद तक दलित वोटर जो है वो शिफ्ट हुआ था इंडिया गठबंधन के साथ। लेकिन अगर हम हरियाणा चुनाव की बात करें, वहां पर जो डेंट लगा है इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस को, तो उसका मूल कारण जो है वो दलित वोटर है। योगी आदित्यनाथ ने दलितों के अंदर भी हिंदुत्व को भरने की कोशिश की और ये मैसेज देने में वो कामयाब रहे कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। तो इसके नाते जो है दलित वोटर का मूवमेंट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ हुआ और यही वजह है कि जो हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगी है उसका काफी हद तक श्रेय जो है। अनिल जी, अगर हम बीजेपी की बात करते हैं, जब भी चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव या फिर उपचुनाव हो, तमाम जो चुनाव होते हैं, हम सीएम योगी की बात करें, सबसे पहले स्टार प्रचारक के रूप में उनका नाम आता है और लोगों में जो उनको लेकर एक क्रेज है, शायद ये बड़ी वजह है कि जिन जिन जगहों पर जाते हैं एक हुजूम, एक सैलाब लोगों का उमड़ पड़ता है और उसका फायदा पार्टी को बहुत मिलता है और कहीं ना कहीं वही यहां भी देखने को मिला है। अब बेशक जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली है वो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में पसंद की जा रही है। चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात हो या फिर हिंदुत्व की रक्षा की बात हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एकदम अडिग रहते हैं और अपने इन एजेंडों से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं करते हैं और उसका फायदा जो है अब उत्तर प्रदेश के बाहर राज्य में भी उनको मिल रहा है। कि पहली बार नहीं हुआ है बल्कि अब जो पुनरावृत्ति होनी की है हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हिंदुत्व के कार्ड पर। बिल्कुल अनिल जी, बने रहे हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। और यूपी से एक और बड़ी खबर सामने आ रही, मायावती को हरियाणा में मिली करारी हार। आकाश आनंद और चंद्रशेखर का नहीं चला जादू, एक भी सीट पर खाता नहीं खुला है बसपा का वोट बैंक गिरकर 2 से भी नीचे आ गया है। तो ये बसपा के लिए करारा झटका हरियाणा में, क्योंकि जो उम्मीद लगाई जा रही थी, आकाश आनंद का रथ सजाया गया जो कि अभी चमत्कार नहीं कर सका है। दलित चेहरा बनने की कोशिश जरूर की गई थी बसपा की ओर से हरियाणा में, हालांकि उस पर पानी फिर गया है। तो मायावती के लिए हरियाणा में जो है करारी हार, बड़ा झटका। अगर हम देखें, आकाश आनंद का रथ सजाया गया था चुनावी प्रचार के दौरान और आकाश आनंद को लेकर जिस तरीके से सियासी बयान चल रहे थे, कहीं ना कहीं वो अब शांत हो गए हैं और दलित चेहरा बनने की जो कोशिश थी बसपा की, उस पर पानी फिर गया है और ये बीएसपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं अगर हम वोट बैंक की बात करें, 2 से भी नीचे गिरकर आ गया है और बसपा के लिए करारा झटका। जिस तरीके से अपनी पार्टी का प्रचार करने की कोशिश में बीएसपी जुटी हुई थी, हालांकि उस पर कामयाबी हरियाणा में नहीं मिली है। और एक बार फिर से अनिल पाठक का रुख कर लेते हैं। अनिल जी, अगर हम हरियाणा की बात करें, बीएसपी पूरी तैयारी में थी दलित वोटों को साधने में, लेकिन यहां कामयाबी नहीं मिली है। वोट बैंक जो गिरकर है वो 2 से भी नीचे आ गया। बेशक जो ही बहुजन समाज पार्टी ने जो लॉन्चिंग करने की कोशिश की थी आकाश आनंद को, उनका जो रथ है वो हरियाणा में फंस गया और जो चंद्रशेखर भीम आर्मी के चीफ हैं, चंद्रशेखर रावण, उनकी भी हुंकार जो है वो हरियाणा में जाकर के थम गई। चाहे बसपा की सुप्रीमो मायावती हो, आकाश आनंद हो या चंद्रशेखर रावण हो, इन्होंने कोशिश की थी देश में दलित चेहरा बनने की, लेकिन जो जब परिणाम आया तो इनके जो सपने थे वो एकदम टूट गए। अब उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। ये चाहे मायावती हो या फिर चंद्रशेखर रावण, इनका हरियाणा में चुनाव लड़ने का एक सपना था कि वहां हम सफलता हासिल करेंगे और उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तैयार करेंगे। दलित वोटरों में जो हमारा खोया हुआ जनाधार है उसको फिर लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल, वोट बैंक तो गिरा ही, साथ ही साथ अगर हम देखें जिस तरीके से पूरी तरह से बीएसपी हरियाणा में लड़ने की बात कर रही थी या फिर तैयारियों की चुनाव जीतने की बात कर रही थी, दलित वोटों पर अपने
कब्जे करने की कहीं ना कहीं कोशिश करी जा सकती है बीएसपी की ओर से। हालांकि वो पूरी तरह से उस पर पानी फिर गया, लेकिन अब जब मायावती इसको लेकर अपना जब उन्होंने प्रतिक्रिया दिया है तो उसमें ये कह रही है कि जो जाट समाज के लोग हैं, कुछ आक्रामक लोग हैं, उन्होंने जो है साथ नहीं दिया। देखिए, जो ही बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती की अगर हम बात करें तो जब वो चुनाव हारती है तो किसी न किसी के ऊपर ठीकरा फोड़ती है। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में अगर वो सक्सेस नहीं होती हैं तो हार का ठीकरा मुसलमानों के ऊपर होता है। अब हरियाणा में उनको करारी हार मिली है तो उन्होंने हार की का पूरा जो है लबोलुआब जो ठीकरा है वो जाट वोटों पे ये कहते हुए फोड़ा है कि जातिवाद के नाते जाट वोटरों ने बसपा का साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी को हरियाणा में करारी हार मिली। जबकि सच्चाई ये है कि बसपा के साथ ना तो जाट रहा और दलितों के वोटर भी जो हैं उन्होंने भी बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़ा। बिल्कुल, यानी कि ये साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि हरियाणा में आकाश आनंद का भी जादू जो है वो नहीं चल पाया है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी तमाम जानकारी के लिए। और रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है, चुनाव से पहले पोस्टर वॉर जारी। तो रांची से ये जानकारी सीएम हेमंत ने केंद्र से पूछा सवाल, कब देंगे बकाया भुगतान। तो केंद्र सरकार से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सवाल पूछा है, केंद्र से जो है 1 करोड़ 36 लाख रुपए की मांग की। चलाया जा रहा कब दोगे अभियान, एक तरफ पूजा त्योहार तो दूसरी ओर पोस्टर वार जो है वो जारी है। तो आपको बताते चले, चुनाव से पहले झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से सवाल पूछे हैं और बकाया भुगतान की मांग की है। और इसी के लिए बकायदा बकाया भुगतान कब दोगे बकाया भुगतान अभियान भी चलाया जा रहा है। और जगह जगह ये पोस्टर देख सकते हैं आप, सीएम हेमंत सोरेन की सरकार से मांग। हाल ही में बीजेपी के 5 प्रण घोषणा किए गए थे और अब इसके बाद सीएम हेमंत सोरेन केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए राशि की मांग कर रहे हैं, भुगतान राशि की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रांची से हमारे सहयोगी अजय पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, चुनाव जो है अभी शुरू हुए नहीं, लेकिन पोस्टर वार जो है वो जारी है। अब सीएम हेमंत सोरेन ने अब केंद्र सरकार से पैसे की मांग करी, बकायदा इसके लिए अभियान भी चला रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए, विधानसभा चुनाव बिल्कुल अब घोषणा ही है, बाकी है। और वैसे में जिस प्रकार से हेमंत सोरेन ने विधानसभा चुनाव के पहले पोस्टर वार के जरिए केंद्र सरकार से जो पैसे बकाया पैसे मांग रहे हैं, निश्चित रूप से ये बड़ा सियासत को एक संदेश दे रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हेमंत सोरेन जो है सियासत के दोहरी तलवार से वो वार कर रहे हैं। एक तरफ वो देखिए, पूरे प्रदेश में नवरात्रि की उत्सव है, मनाया जा रहा है, पोस्टर के माध्यम से पूरी राज्य की जनता को शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो है वो पोस्टर लगा करके बकाया कब दोगे पैसे का वो पोस्टर लगाया है। तो निश्चित रूप से देखिए, पूरे प्रदेश में यह जगह जगह जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से राज्य के प्रमुख स्थानों पर यह पोस्टर लगाया गया है। और यह पोस्टर इसलिए लगाया है क्योंकि वो नवरात्रा है और पूजा के दौरान लोग जो है अपने घरों से निकल करके बाहर घूमने आएंगे। वैसे में एक शुभकामना के साथ जो है उनकी दूसरी तरफ एक संदेश देना चाहते हैं केंद्र सरकार की ओर से कि जो केंद्र का सरकार का जो 132 करोड़ रुपए का जो बकाया है, झारखंड का जो हक है, वो केंद्र सरकार नहीं दे रही है। तो निश्चित रूप से ये देखिए चुनावी स्टंट रूप से कहा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से बीजेपी ने इसके पहले जो है 5 प्रण लिए हैं विधानसभा चुनाव के पहले, और 5 प्रण में साफ तरीके से बीजेपी ने कहा है कि 2 दीदी योजना के अलावा जो है महिलाओं को 2 सिलेंडर साल में फ्री, 500 रुपये में प्रति माह सिलेंडर, इसके अलावा युवाओं को भत्ता। इन तमाम जो जिस प्रकार से 5 प्रण के माध्यम से जनता को बीजेपी ने जो साधने की कोशिश की है, उसी का वो कार्ड जो है हेमंत सोरेन ने सामने तस्वीरें रखी है केंद्र सरकार की तरफ से। तो हिसाब जाहिर करना चाहते हैं इस पोस्टर के माध्यम से कि सरकार, केंद्र सरकार जो है या बीजेपी जो है वो राज्य के बकाया, राज्य का जो हक है वो रख रही है, जिसके कारण राज्य का डेवलपमेंट या तमाम विकास की चीजें जो है वो समय पर नहीं हो पा रहे। ये समस्या के सीधा इस
तरीके से कहा जाता है ठोस तलवार की तरह से विपक्ष को निशाना साध रहे हैं। जी अजय, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत से राजस्थान के समीकरण भी प्रभावित होंगे और इन नतीजों ने राजस्थान की कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के राजनीतिक कद भी नापे हैं। राजस्थान से दिल्ली की तरफ लौटे अशोक गहलोत ने कांग्रेस ने हरियाणा का वरिष्ठ पर्यवेक्षक उनको बनाया गया था और कांग्रेस के भीतर पर्यवेक्षक का काम सभी को साथ लेकर चलना, क्राइसिस मैनेजमेंट करना और ग्राउंड की रिपोर्ट से हाईकमान को अवगत कराना होता है। अशोक गहलोत तो पूरे चुनाव में क्राइसिस मैनेज नहीं कर पाए। कांग्रेस के 29 बागी मैदान में उतर गए, जिसमें से 1-2 बागी को ही कांग्रेस मना पाई। अंबाला और जिंद में तो कांग्रेस के बागी ने ही पार्टी का खेल खराब कर दिया। वहीं हरियाणा के नतीजों ने बीजेपी के पूर्व विधायक सतीश पुनिया का कद बढ़ा दिया। दिल्ली में सतीश पुनिया को अब जिम्मेदारी बढ़ी हुई मिल सकती है, बढ़ाई जा सकती है। वहीं हरियाणा चुनाव का राजस्थान के उपचुनाव पर अब असर देखने को मिल सकता है। हम सब एकजुट हैं। जब उनके साथ लोग गए थे, उनके टिकट सब क्लियर हो रहे हैं करीब करीब। उससे बड़ा उदाहरण क्या मैं दे सकता हूं आपको। एक टिकट पे भी मैंने ऑब्जर्वेशन नहीं किया हो मीटिंग के अंदर, उससे अंदाज कर लीजिए कितनी प्रकार हमारी कितनी प्यार मोहब्बत आपस के अंदर है। तो कांग्रेस की हार से गहलोत की रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं और हरियाणा में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव का परिणाम सामने आया है, वैसे अब बताया जा रहा है कि राजस्थान में भी कांग्रेस के ऊपर इसका असर देखने को मिल सकता है। और वहीं अगर हम देखें तो सतीश पुनिया का कद जरूर बढ़ सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से हमारे सहयोगी कुलदीप सैनी हमारे साथ जुड़ गए। कुलदीप, जिस तरीके से नतीजे हरियाणा विधानसभा चुनाव के सामने आए हैं, हर कोई इससे हैरान है और जो कुछ अनुमान पहले लगाया गया था, जो पोल सामने आए थे, उसका बिल्कुल उलट राजस्थान पर कितना असर, किस तरीके से? देखिए, हरियाणा जीत के बाद राजस्थान के उपचुनाव अब जीत की नजरिए से भारतीय जनता पार्टी अब देख रही है, क्योंकि ये इस बात में बिल्कुल भी कोई परिस्थिति नहीं, क्योंकि राजस्थान में जिस लिहाज से कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था और जहां सचिन पायलट और अशोक गहलोत 2 गुट नजर आए, और वही गुट हमने देखा कि कुमारी शैलजा और दीपेंद्र हुड्डा का हरियाणा में नजर आया। और इसी को देखते हुए अशोक गहलोत, जो राजस्थान से पूर्व मुख्यमंत्री है, उनको पर्यवेक्षक बनाया गया और एक ऑब्जर्वर के तौर पर उनको एंटी इनकम्बेंसी और जो हरियाणा के अंदर कांग्रेस में जो डैमेज थे, उन डैमेज कंट्रोल करने के लिए अशोक गहलोत को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया। राजस्थान के एक बड़े नेता के तौर पर वो गए भी, लेकिन वहां जहां कंट्रोल करना था, अशोक गहलोत वहां पर वो काम नहीं कर पाए, जो जादूगरी के नाम से पूरे देश में अशोक गहलोत का नाम है। लेकिन इस बार हरियाणा में वो उनका जो जादू की छड़ी वो नहीं चल पाई और नतीजे ऐसे रहे जहां पर अशोक गहलोत पहुंचे वो सीटें कांग्रेस हार गई। अमूमन कांग्रेस की वो हर सीट जहां पर जो 2 धड़े में कांग्रेस नजर आई थी, वो खासतौर पर टूटती हुई नजर आई। और इसी को देखते हुए कांग्रेस ने आज दिल्ली में बैठक बुलाई है, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे खुद इस बैठक में शामिल होंगे। अशोक गहलोत को दिल्ली तलब किया गया है और वहां इस बैठक को लेकर चर्चा की जाए कि आखिरकार क्या वजह रही है। और देखिए, जब हरियाणा में चुनाव हारे हैं तो खासतौर पर क्योंकि राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव है और इस बात से बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता है कि इसका इम्पैक्ट अब राजस्थान में पड़ने वाला है। और एक जो चेहरा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी का था, वो है सतीश पुनिया, जिनका कद भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश नहीं पूरे देश भर में बड़ा है, क्योंकि हरियाणा में उनको प्रभारी नियुक्त किया गया। और ये भी माना जा रहा है कि जल्द ही या तो उपचुनाव में उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर उन्हें पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी जिम्मेदारी देकर उन्हें काम सौंपा। जी बिल्कुल कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। बीएसपी संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने बहुजन प्रेरणा केंद्र में कांशीराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, साथ ही अपना संबोधन भी दिया। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। वहां तो नहीं पहुंच सके, लेकिन जो नीचे जो जम्मू का एरिया थोड़ा सेफ है, सुरक्षित है, तो वो 25-30 सीटों पर हमारे लोगों ने हमारे लोगों ने बहुत प्रयास किया कि पार्टी की बात आगे बढ़े
और हमने कुछ कैंडिडेट भी खड़े किए हैं जम्मू रीजन में, और वहां पर हमारे लोगों को वोट पड़ा है। सीट तो नहीं निकाल पाए, कुछ सीटों पर अच्छा खासा वोट मिला है। इन सभी की जितनी भी इन वर्कर ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन हालात कुछ ऐसे बन गए जैसे हमने इनेलो से हरियाणा में अलायंस किया तो हमें जाट समाज का वोट मिला ही नहीं बीजेपी को हराने के लिए, या बीजेपी को सत्ता में बीजेपी वापस ना आए तो जाट वोट एक तरफा तो वो कांग्रेस को चला गया। तो बीएसपी के कैंडिडेट को केवल दलितों का वोट ही पड़ के रह गया। यदि वो थोड़ा वोट भी हमें 2-3% मिल जाता तो हमारी कुछ सीटें जरूर निकल आती, लेकिन जाट समाज का वोट वो बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए वो कांग्रेस को चला गया। और वैसे भी जैसे उत्तर प्रदेश में जाट समाज की जो मानसिकता है वो काफी हद तक बीएसपी की वजह से बदली है। उनकी जातिवादी सोच काफी उत्तर प्रदेश में जाट समाज की बदली है, लेकिन अभी हरियाणा में नहीं बदली है। तो उनकी जो मानसिकता है दलितों के मामले में तो वो भी अभी पूरे तौर से परिवर्तित नहीं हुई है। और यूपी में हुई है, हमारे एमएलए भी बने हैं, और जब मेरी सरकार बनी 2007 में पूर्ण बहुमत की तो वहां पर हमने जाट समाज के कई लोगों को मंत्री आदि भी बनाया है। तो हमें यूपी की तरह अभी इनकी मानसिकता को हरियाणा में बदलना होगा, जो अभी पूरे तौर से नहीं बदली है। तो लेकिन इसके बावजूद भी हमारे लोग मैदान में डटे रहे और उन्होंने प्रयास किया कि अपनी पार्टी के कैंडिडेट जीते, अच्छा वोट पड़े। इसके लिए मैं जम्मू कश्मीर व हरियाणा प्रदेश में जो पार्टी के लोग हैं उनकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी बताना चाहती हूँ, ऐसी ये स्थिति जो अभी आई है खास तौर से हरियाणा में, ऐसी ये स्थिति आगे भी पैदा हो सकती है। इसलिए अभी से ही हमें या अपनी रणनीति में भी अब हमें थोड़ा बदलाव करना होगा। क्या करेंगे वक्त आने पर आप लोगों को बता दिया जाएगा। इस प्रकार से इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब हमें दिल्ली में यहाँ जल्दी ही होने वाले, महाराष्ट्र में भी होंगे वैसे तो चुनाव और झारखंड में भी होंगे, हम इन तीनों स्थानों पर चुनाव लड़ेगी हमारी पार्टी। तो खास तौर से क्योंकि मैं दिल्ली में प्रेस ले रही हूँ और यहाँ पर मैं आप लोगों के बीच में हूँ, मान्यवर श्री कांशीराम जी को मैं अपने श्रद्धा सुमन। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।